स्टूडेंट, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ईटू एलिमिनेशन का पूरा कंप्लीट हमने किया था। उस पे बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया था, अपना कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बनाया था। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसी बीटा एलिमिनेशन का। नेक्स्ट पार्ट क्या है? E1 CB रिएक्शन। तो तुमको पता होगा, अगर फर्स्ट लेक्चर अगर मेरा अटेंड किए होगे तो उसमें मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उस टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हमने अल्फा एलिमिनेशन बताया, फिर बीटा एलिमिनेशन बताया। उस बीटा एलिमिनेशन में E1, E2 और E1 CB, जो कि हम लोगों ने E1 और E2 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे किस पे? E1 CB रिएक्शन। तो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज E1 CB? तो उसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है क्या कि एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर कॉन्जुगेट बेस टाइप रिएक्शन। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक E1 CB रिएक्शन। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे E1 CB रिएक्शन। E1 CB रिएक्शन, यहाँ पे E स्टैंड फॉर, E किसके लिए है बेटा? E मतलब इलिमिनेशन। इलिमिनेशन 1 क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर C क्या है? CB क्या है? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि यह जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा। यानी कि जो सबस्ट्रेट लोगे उससे कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? उस एसिड का काउंटर पार्ट होता है। उस एसिड से H को रिमूव कर लो तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो अब तक हमने E1 और E2 में देखा, तो E1 में हम लोगों ने देखा था कार्बोकेटायन बन रहा था। E2 में हमने देखा ट्रांजिशन स्टेट, साइमल्टेनियस रिएक्शन हो रहा था। बट यहाँ पे देखेंगे कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। एक तरह इसको बोलते हैं कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एसिडिटी और बेसिसिटी के कंसेप्ट। तो अगर हमारा सबस्ट्रेट ऐसा है, सब में देख रहे थे बीटा प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन हो रहा था। ठीक है, तो बीटा प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे अगर हमारा बीटा प्रोटॉन जो है वो हाईली एसिडिक हो, ठीक है, यानी हाईली एसिडिक हो, तभी तो H को रिमूव करेगा, और H को रिमूव करेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। यानी कि कहने का मतलब कि E1 CB रिएक्शन के लिए जो हमारा सबस्ट्रेट होना चाहिए वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें E2 की, तो E2 और E1 CB में एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है। एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि दोनों का जो मैकेनिज्म का पाथवे है लगभग सेम, लगभग हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट सेम है। ठीक है, तो जो अदर जनरल जो एल्किल हैलाइड्स हैं, अगर स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर रहे हो तो वहां पे E2 रिएक्शन होता है। बट अगर E1 CB की अगर हम बात करें तो उस केस में होगा जिसमें कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होंगे। अब वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट क्या होंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, कि वो कौन से ऐसे सबस्ट्रेट होंगे और वो कौन सा ऐसे कंडीशन होगा जो E1 CB के लिए क्या करेगा, उसको इंड्यूस करेगा कि ये रिएक्शन जो होगा वो E2 से ना होकर E1 CB से जाएगा। ठीक है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो बेटा ये जो है टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा जो फंडा है, मैं इग्नोरेंस को ध्यान नहीं देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये कभी नहीं डाउट हो कि मैंने ये पढ़ा नहीं। ठीक है, अगर उस तरह से दिख रहा है तो एक बार तो तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए कि मैंने इसको पढ़ा है। अदर वे आपने रिवीजन नहीं किया, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो अलग मैटर है। बट एकदम नील बट्टा सन्नाटा है, ये मेरी स्टडी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं पढ़ाया हूं तो आपको वहां पे जरूर मिलेगा। इसलिए हम हर टॉपिक को, एक छोटे से छोटे टॉपिक को कवर करना चाहता हूं। ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम है ना उसका कोई लिमिटेशन नहीं। लिमिटेशन इन द सेंस क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम किया जा सकता है। आपको लगता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, बट ये एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, बट आपको इवन सीवी के नाम से नहीं मिलेगा। ये आपको इवन सीवी के नाम से नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे और इसका एक एक चीज को माइन्यूटली स्टडी करेंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। तो देखा हमने कि इलिमिनेशन यानी कि यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस्ड टाइप का रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे पहले। ठीक है, तो पॉइंट्स नंबर 1 अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इट इज ए टाइप ऑफ इट इज ए टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इट इज ए टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक तरह का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, मैं बताया था, E1 E2 और E1 CB। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, देयर इज ए देयर इज ए स्ट्रॉन्ग देयर इज ए क्लोज रिसेम्बलेंस बिटवीन E2 and E1 CB रिएक्शन। E1 CB रिएक्शन कह रहा है कि क्लोज रिलेशन है, किसमें, रिसेम्बलेंस है, देयर इज ए क्लोज रिसेम्बलेंस बिटवीन E2 एंड E1 CB रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जनरल एल्किल हैलाइड जनरल एल्किल हैलाइड जनरल एल्किल हैलाइड in the presence of a strong base undergo E2 reaction, whereas a specific substrate so E1 CB रिएक्शन। तो देखो बेटा, इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस इसमें भी होता है, E1 CB में भी। बट अगर जनरल एल्किल हैलाइड्स दिया हुआ है, अब जनरल एल्किल हैलाइड जो हम लोग पीछे पढ़ा हुआ है, अब हम यहाँ बोल रहे हैं स्पेसिफिक एल्किल हैलाइड्स कौन होंगे। ठीक है, तो E1 CB में जो देखोगे तो कुछ जो इसका सबस्ट्रेट होगा, उसको देख के ही तुम बता दोगे कि ये E1 CB रिएक्शन के थ्रू जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ वर्ड यूज किया है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है, सारे सबस्ट्रेट नहीं देंगे, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट देंगे। ठीक है, तो उसी को हमने लिख दिया कि वो क्या शो करेंगे, E1 CB। क्योंकि E1 और E2 और E1 CB में क्लोज रिसेम्बलेंस। ठीक है, अब देखो, तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है, तो लिखोगे यहां पे, कंडीशन फॉर E1 CB रिएक्शन। E1 CB रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, वो कौन कौन से ऐसे कंडीशन होना चाहिए जो E1 CB रिएक्शन को शो करते हैं, उसको हमको देखना है। ठीक है, कंडीशन फॉर E1 CB रिएक्शन। ओके, अब कौन कौन से ऐसे कंडीशन है, तो कंडीशन नंबर 1, ए स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरा, ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फिर बीटा हाइड्रोजन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल
सबस्ट्रेट, बीटा हाइड्रोजन ऑफ द सबस्ट्रेट molecule should be strongly acidic. जो बीटा हाइड्रोजन होगा सबस्ट्रेट का, वही तो बीटा एलिमिनेशन है, यानी कि बीटा हाइड्रोजन होना सबस्ट्रेट का वो स्ट्रांगली एसिडिक होना चाहिए। और ये स्ट्रांगली एसिडिक कब होगा? ठीक, बीटा हाइड्रोजन should be strongly acidic, and the beta hydrogen, it means that a strong electron withdrawing group should be attached at that beta carbon, यानी कि स्ट्रांगली एसिडिक कब होगा? यानी कि इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शुड बी अटैच एट दैट बीटा कार्बन, उस बीटा कार्बन पे जिस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं उसी बीटा कार्बन पे अगर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो हाइड्रोजन क्या होगा? स्ट्रांगली एसिडिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो सी में होगा, ए पुअर लिविंग ग्रुप should be present at अल्फा कार्बन। पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, डी क्या हो सकता है? अब पुअर लिविंग ग्रुप में देखो बेटा, पुअर लिविंग ग्रुप में क्या हो सकता है? फ्लोराइड आयन हो सकता है, साइनाइड आयन हो सकता है, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन हो सकता है, ठीक है, OH आयन हो सकता है। ये सब क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक, डी हायर टेम्परेचर, यानी कि जो रिएक्शन का टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। ये है कंडीशन फॉर E1CB रिएक्शन का। इसको ध्यान में रखोगे तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? ऐसा सबस्ट्रेट होना चाहिए जिसका बीटा हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक हो, और ये स्ट्रांगली एसिडिक तभी बनेगा जब उसी कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, एक या दो भी जो ग्रुप अटैच्ड है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, तो उस केस में जो हाइड्रोजन होगा वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। क्यों होगा उस पे हम जब मैकेनिज्म पे आएंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो वो बीटा हाइड्रोजन क्या है? स्ट्रांगली एसिडिक हो जाता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये था E1CB के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें, सपोज करो हमारा जनरल एल्किल हैलाइड्स दिया है और स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। यदि जनरल एल्किल हैलाइड दिया है और स्ट्रॉन्ग बेस दिया है तो उस केस में जो है, अगर सपोज करो ये दिया है CH3 CH2 Cl और स्ट्रॉन्ग बेस अगर दे दिया है एल्कोहलिक KOH, ठीक है, तो ये जनरल एल्किल हैलाइड्स है। इस केस में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? OH क्या करेगा? इसके प्रोटॉन को खींचेगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, यानी कि CH2 बन गया। ये E2 रिएक्शन हुआ। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन हुआ? E2 रिएक्शन हुआ। इसको हम E1CB नहीं बोल सकते। तो वही कहने का मतलब कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा वो कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जो हमारा क्या देगा? E2 रिएक्शन को, E1CB को परफॉर्म करेगा। डिफरेंसेस बहुत कम है, ठीक है, दोनों में क्लोज रिसेम्बल्स है, बट ये जो कंडीशन फुलफिल करेगा, यानी कि हमारा जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि E2 में भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
बीटा हाइड्रोजन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल शुड बी स्ट्रांगली एसिडिक, यानी कि जो बीटा हाइड्रोजन है वो स्ट्रांगली एसिडिक होना चाहिए, ये ध्यान देना है। ठीक है, और ये स्ट्रांगली एसिडिक कब होगा, जब उसी कार्बन पे जिस पे बीटा हाइड्रोजन अटैच्ड है क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो। फिर कह रहा है कि एक पुअर लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन, जो अल्फा कार्बन होगा उस पे जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और देखो हाई टेम्परेचर पे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता ही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। ये चीजें जो 4 पॉइंट्स है, इसी को अगर ध्यान में रखते हो तो तुम इजी वे में E2 और E1 CV को डिफरेंशिएट कर दोगे, इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम एक ऐसा सबस्ट्रेट चुन रहे हैं जो इस सारे रिक्वायरमेंट की E1 CV की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये देखो, ये ये है, ये। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, क्लोरीन भी है फ्लोरीन भी है, तो लिविंग एबिलिटी क्लोरीन का ज्यादा होता है और इसका कम होता है। यानी कि हमने बोला कि जो लिविंग एबिलिटी होना चाहिए वो पुअर होना चाहिए। ठीक है, तो लिविंग एबिलिटी यानी जिस पर लिविंग ग्रुप अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। कंफ्यूजन हो रहा होगा तुमको कि हम क्यों इसको अल्फा बोल रहे हैं इसको बीटा बोल रहे हैं, तो इसकी लिविंग एबिलिटी और इसकी लिविंग एबिलिटी, दोनों में लिविंग एबिलिटी की बात करोगे तो ये इसका जो लिविंग एबिलिटी है वो क्या है, बेटर है इसके कंपेयर में। ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो हमारा जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए क्या होना चाहिए, पुअर होना चाहिए। यानी कि इस रिएक्शन में यही लिविंग ग्रुप मूव करेगा, यानी फ्लोराइड आयन मूव करेगा क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो जिस पर लिविंग ग्रुप अटैच्ड है अल्फा कार्बन, उसके जस्ट वाले बगल वाले को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। ठीक है, अब हमने इसका रिएक्शन करा दिया स्ट्रॉन्ग बेस से, यानी कि अगर मान लो हमने यहाँ पे एल्कोहलिक KOH ले लिया। ठीक है, एल्कोहलिक KOH लिया तो देखो क्या बन गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, CCl डबल बॉन्ड CF। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे हमने बोला कि सबस्ट्रेट जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि जो बीटा प्रोटॉन होना चाहिए वो क्या होना, बीटा प्रोटॉन हाईली एसिडिक होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये बीटा प्रोटॉन हुआ, और इस बीटा प्रोटॉन से इसी कार्बन से क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या बन रहा है, इसको हाईली एसिडिक बना रहा है। कैसे बना रहा है उसको हम मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। तो ये एक E1 CV का रिएक्शन है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे हेडिंग डालो क्या, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बीटा प्रोटॉन बाय strong base with formation of conjugate base, conjugate base या कार्बेनाइन बोल सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का ये होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये हमने सबस्ट्रेट को लिख दिया HCl ये F। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिया था, एल्कोहलिक OH यानी कि OH माइनस है, बेस है स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा
अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ठीक है। ये पुअर लिविंग ग्रुप है इसलिए इसको अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब जो हमारा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस, वो क्या करेगा, ये OH माइनस इस प्रोटॉन को अपने पास खींचेगा। जब अपने पास खींचेगा तो क्या होगा, देखो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये देखो इसकी लिविंग एबिलिटी क्या है, बहुत ही पुअर है। बहुत ही पुअर होने के कारण ये जो है इस पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। ये हुआ, ठीक है, इस पर आया क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस, सीबी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीबी बोलते हैं। यानी कि देखोगे वहां पे E1CB, तो कॉन्जुगेट बेस है इसका, किसका, इस एसिड का। अब हमने बोला कि बीटा प्रोटॉन हाईली एसिडिक होना चाहिए। अब देखो ये जो प्रोटॉन खींचा है, इस पर से जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, जो इसका इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। और ये क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर E2 की बात करते तो साइमल्टेनियसली ये नेगेटिव चार्ज आता, ये इधर आता, ये बाहर, अगर बढ़िया लिविंग ग्रुप होता तो। ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये जाना नहीं चाहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बेनाइन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग इस एसिड का क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस बना। तो ये कॉन्जुगेट बेस बना, तो ये क्यों एसिडिक है, ये हाइड्रोजन क्यों एसिडिक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज H को निकलने के बाद ये आई माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और ये भी देखो CF3 मॉलिक्यूल है, CF3 हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे देखोगे ये जो कॉन्जुगेट बेस है या कार्बेनाइन है, ठीक है, ये कार्बेनाइन लिख सकते हो, कार्बेनाइन या कॉन्जुगेट बेस, कार्बेनाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय strong minus I effect of 2 chlorine and 1 CF3 यूनिट। 2 क्लोरीन है। अब देखो ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो कार्बन क्या करेगा, इसको खींचेगा। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो क्या रहा, मिनिमाइज हो जा रहा है। उसीलिए तो बोल रहे हैं हाईली एसिडिक, यानी इसका कॉन्जुगेट बेस भी बना। अगर कॉन्जुगेट ये बेस ये बना तो क्या कर रहा है, ये कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद क्या हो रहा है, हाईली स्टेबलाइज हो जा रहा है, किसके कारण, इस क्लोरीन और ये CF3 मॉलिक्यूल के कारण। तो ये हाईली स्टेबलाइज हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि जो बीटा प्रोटॉन होना चाहिए वो हाईली एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक का मतलब कि H को निकलने के बाद ये क्या हुआ, हाईली स्टेबलाइज हो गया, किसके थ्रू, इस क्लोरीन के थ्रू। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट और CF3 का माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ये क्या हुआ, हाईली स्टेबलाइज हो गया। तीसरा, और इसमें स्टेबिलिटी की देखोगे तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है क्लोरीन का, ठीक है, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी इसका क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ठीक। अब ये वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके क्या होगा, इसमें शिफ्ट हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इसमें शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्लोरीन का क्या है, डी ऑर्बिटल रिजोनेंस है, डी ऑर्बिटल रिजोनेंस है। तो क्वेश्चन पूछने के कई वे हो सकता है। क्लोरीन का डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होने के कारण उसके थ्रू भी स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, कार्बन आयन बन रहा है, वो हाईली स्टेबलाइज हो रहा है, इसीलिए ये कार्बन आयन क्या है, स्टेबल, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या होगा। अब ये कार्बन आयन बन गया, ठीक है। अब ये कार्बन आयन बना तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये तो था फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्लो रिमूवल ऑफ स्लो रिमूवल ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप, स्लो रिमूवल ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप टू फॉर्म
एल्कीन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में ये जो बना हुआ है, अब देखो यहाँ पे ये बना हुआ है कॉन्जुगेट बेस इसका। ये जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होता है और बहुत ही स्लो होता है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ माइग्रेट करेगा, ये पुअर लिविंग ग्रुप धीरे धीरे बाहर जाएगा, तो जिस रेट से ये बाहर जाएगा उसी रेट से नेगेटिव चार्ज क्या बनेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बन गया क्या, Cl Cl, ये डबल बॉन्ड, ये F और ये F, जो कि ये हमारा प्रोडक्ट बना। तो ये है मैकेनिज्म। तो ये स्लो रिएक्शन है, स्लो पाथवे है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखो यहाँ पे बेटा, देखो ये जो है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं रहता, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं रहता, तो ये जो है स्टेबलाइज नहीं होता कार्बन आयन, और जब ये स्टेबलाइज नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं होता। इसीलिए E1CB का कंडीशन ही यही है कि जो बीटा प्रोटॉन है वो हाईली एसिडिक होना चाहिए, यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो हाईली स्टेबलाइज होना चाहिए, और ये तभी स्टेबलाइज होगा जब इस चार्ज को कोई मिनिमाइज करने वाला, खींचने वाला ग्रुप हो। तो यहाँ पे देखो ये भी ग्रुप खींच रहा है, ये भी क्लोरीन खींच रहा है माइनस आई इफेक्ट से, और ये भी स्ट्रॉन्गली माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो ये था क्या, मैकेनिज्म का। अब देखो सेकेंड स्टेप में स्लो रिमूवल ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये रिएक्शन का स्टेप क्या हुआ, स्लो हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे एक ट्विस्टिंग आता है। हमने देखा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की देखते हो तो वहां पे अगर दो स्पीसीज इन्वॉल्व है तो उसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन, अगर वहां पे वन स्पीसीज तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बट यहाँ पे अगर देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग इन द सेंस कि तुमको देखने में लग रहा है कि ये स्लो स्टेप है ना, स्लो स्टेप है, देखने में भी लग रहा है भी। तो अगर हम बात करें इसकी काइनेटिक्स की, अगर हम E1CB की काइनेटिक्स की बात करें, तो इसका जो ऑर्डर होता है ना बेटा, वो 2 होता है, बट इसकी मॉलिकुलरिटी जो होती है वो 1 होती है। तो ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में डिफरेंसेस है, ये कोई जरूर नहीं है कि ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी एक दूसरे के इक्वल। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ओवरऑल अगर रेट की बात करोगे, इस रिएक्शन की ओवरऑल रेट की बात करोगे, इनिशिएशन की बात करोगे, तो इनिशियल स्टेज में ही देख रहे हो तो हमारा बेस का काम है। अगर तुम याद करो E1 की, तो E1 में हमने बोला यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ओके कोई बात नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या था, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, यानी वहां पे हमारा जो बेस था उसका इनिशियल स्टेज में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था। फिर हमने आया E2 पे, E2 पे देख रहे साइमल्टेनियस रिएक्शन हो रहा था, कंसर्टेड रिएक्शन हो रहा था, बैक साइड से बेस जो हो रहा था वो क्या, बीटा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, और उसी टाइम से जो लिविंग ग्रुप था वो बाहर निकल रहा था, यानी कि दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे थे। यानी कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ था बेटा, उसमें क्या था, दोनों एक साथ इन्वॉल्व हुए, जो बेस था और जो सबस्ट्रेट था दोनों एक साथ कोलाइड किए, इसलिए उसको हमने बाई मोलिकुलर रिएक्शन बोला। ठीक है, यानी उसका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो किया। यहां पे भी देखोगे ना बेटा, तो यहां पे देखोगे तो इस रिएक्शन में ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग ये है कि यहां पे अगर हम बात करें, तो यहां पे बात करोगे तो रिएक्शन तो स्टार्ट हो रहा है दोनों से, हमारा जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है हाईली एसिडिक हाइड्रोजन वाला सबस्ट्रेट है, और बेस है, दोनों का रिएक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम रेट की बात करें, तो ओवरऑल रेट की बात करेंगे तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। बट यदि हम मॉलिकुलरिटी पे आए तो देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के केस में केवल कॉन्जुगेट बेस ही, एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व है, क्योंकि ये स्लो स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व है, इसलिए इसका जो मॉलिकुलरिटी होगा वो यूनिमोलिकुलर होगा। ठीक है, तो यहां पे हम नोट करेंगे काइनेटिक्स ऑफ E1CB रिएक्शन। तो हेडिंग डालोगे क्या, काइनेटिक्स ऑफ E1CB रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ E1CB रिएक्शन में देखेंगे, तो हेडिंग डालो क्या, काइनेटिक ऑफ E1CB रिएक्शन।
ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो लिखो क्या, द rate of overall rate of E1CB reaction is depend upon depend upon depend upon concentration of substrate and base, that is, it is a second order, that is, it follow second order kinetics. तो रेट जो अगर बात करोगे तो रेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एंड बेस का, तो ये क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्यों, क्योंकि इसके 1 है और इसके 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, एन जो होगा 1 × 1, एक सबस्ट्रेट से दूसरा बेस से, तो ओवरऑल काइनेटिक्स क्या हो गया 2। यहाँ पे लिखोगे सेकंड में। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, सिंस in rate determining step only one species is involved, that is conjugate base, therefore molecularity of E1CB reaction is 1, ठीक है, that is unimolecular, ठीक है। ये क्या होगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। तो आप इस पर ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स विथ यूनिमोलिकुलर कौन सा एग्जाम होगा, E1 E2 और E1CB का अगर दिया रहेगा ऑप्शन में, E1CB हमारा क्या होगा, सही करेक्ट आंसर होगा। तो आप लिख सकते हो क्या कि E1CB जो होता है, E1CB सेकेंड ऑर्डर विथ यूनिमोलिकुलर, इसीलिए इसको डिजिग्नेट करते हैं क्या, E1CB। यूनिमोलिकुलर इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं E1CB। तो इसीलिए सेकेंड ऑर्डर विथ यूनिमोलिकुलर काइनेटिक्स को, यानी कि सेकेंड ऑर्डर इसका क्या हुआ, ऑर्डर हुआ, और यूनिमोलिकुलरिटी यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वहां पे क्या है, एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहा है, और वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस, इसीलिए इसकी मॉलिकुलरिटी जो होगी वो 1 होगी, दैट इज यूनिमोलिकुलर। ये ध्यान देना, ठीक है। अब देखेंगे बेटा कि जो E1CB है और E2CB है, दोनों को हमने बताया क्या है, दोनों में क्लोज रिसेम्बलेंस है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो पाथवे जा रहा है वो E1CB से जा रहा है कि E2 से जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसका जो मैकेनिज्म का पाथवे है वो हम कैसे डिस्टिंग करेंगे, कैसे डिस्टिंग्यूश करेंगे कि ये E2 से जा रहा है कि E1CB से जा रहा है, क्योंकि दोनों ही केस में क्या है, बीटा प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन है और साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप को बाहर जाना। तो हम उसको कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो यह इस पर ध्यान दो, हेडिंग डालेंगे क्या, डिस्टिंक्शन बिटवीन
तो हेडिंग डालेंगे क्या, डिस्टिंक्शन बिटवीन E2 and E1 CB रिएक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, सिंस there is close resemblance between E2 and E1 CB reaction, therefore to distinguish mechanism pathway, to distinguish their mechanism pathway, deuterium exchange experiment is carried out under similar condition यानी सिमिलर कंडीशन यानी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ड्यूटेरियम एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट या ड्यूटेरियम लेवलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसके लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, किसका, डिस्टिंग्विश करने के लिए E1 और E2 रिएक्शन के मैकेनिज्म को। सपोज करो बेटा, अगर हमने यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लिया कुछ इस टाइप से, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हमने बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, जो भी लिया स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ठीक, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, सबसे पहले अगर हम E2 की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, ये जाता है और ये लिविंग ग्रुप, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, C ये बनेगा, एल्कीन बन गया, हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, E2 मैकेनिज्म हुआ। अगर हम बात करें E1CB की अगर हम बात करें तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने इसी सबस्ट्रेट को लिया, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है, हमने बेस को लिया, ठीक है, अब बेस को लिया, ठीक, अगर हम मान लो यहाँ पे बेस लेते हैं क्या, CH3 CH2 OH, ये CH3 CH2, ये बेस हमने यहाँ पे जो लिया है, CH3 CH2O CH3 CH2, ठीक है, ये लिया है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो बेस है क्या कर रहा है, CH3 CH2O नेगेटिव चार्ज, ये इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, ये पुअर लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो बेटा, C, ये नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप अटैच है ही यहाँ पे, ये अब ये बन गया क्या, कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है, हमारा जो सॉल्वेंट लिए हैं, हमने क्या लिया है, ये जो सॉल्वेंट लिए हैं CH3 CH2 OD,
अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस ड्यूटेरियम को यहाँ पे ले लेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस ड्यूटेरियम का, सॉल्वेंट का जो ड्यूटेरियम है उसको क्या करेगा, अपने पास रखेगा। यानी कुछ इस टाइप का कंडीशन बन गया। देखो यहाँ पे सी लिविंग ग्रुप, ये हो गया हमारा। तो क्या हुआ, यानी कि इस रिएक्शन कंडीशन में देखो ड्यूटरेटिव बन गया। यानी कि ये जो था यहाँ हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम आ गया, बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे ये प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हुआ, ये जो रिएक्शन का पाथवे था और इस रिएक्शन का पाथवे डिफरेंट है। यहाँ पे कोई ऐसा स्पीसीज बन रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ऐसा स्पीसीज बन रहा है जो ड्यूटेरियम को अपने पास एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। और कौन सा स्पीसीज है, ये कॉन्जुगेट। यानी कि इसका जो रिएक्शन का पाथवे है बेटा वो डिफरेंट है। किससे, इस E2 से डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं E1CB पाथवे। कॉन्जुगेट बेस से के थ्रू ये रिएक्शन पास कर रहा है, न कि साइमल्टेनियस रिएक्शन पास कर रहा है जो कि E2 में। दोनों में क्लोज रिसेम्बलेंस है, दोनों में सिमिलरिटी है, बहुत सारी सिमिलरिटियां हैं। बट इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है। अगर हमने यहाँ पे लिया तो देखा कि कोई ड्यूटरेटेड कंपाउंड हमको नहीं मिला, कोई ड्यूटरेटेड कंपाउंड हमको नहीं मिला। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है साइमल्टेनियस हो रहा है। कोई इंटरमीडिएट यानी कार्बन आयन की तरह कुछ भी नहीं बन रहा है जो कि ड्यूटेरियम को सॉल्वेंट से क्या करे, एब्स्ट्रैक्ट कर सके। इसलिए डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट मिल गया। जबकि इस केस में देखा गया कि जो हाइड्रोजन था वो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बना, वहां पे कॉन्जुगेट बेस बना। और ये कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, इस ड्यूटेरियम के डी को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि ये इस फॉर्म में आ गया। अब देखो इस प्रोटियम है, प्रोटॉन यानी प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये एक दूसरे के आइसोटोपिक है, आइसोटोप है। ठीक है, ये आइसोटोप एक दूसरे के हैं। यानी कि अगर यहाँ पे मान लो दूसरा एक हाइड्रोजन अटैच होता तो रिएक्शन ये फर्दर परफॉर्म करता। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये न्यू स्पीसीज हमको बना, ये न्यू स्पीसीज हमें मिला, ड्यूटरेटेड स्पीसीज मिला। इससे ये प्रूफ हुआ कि ये जो रिएक्शन पाथ जो प्रोसेस किया होगा यानी प्रोसीड किया होगा वो किसके थ्रू किया होगा, एक कॉन्जुगेट बेस के थ्रू किया होगा। और ये कॉन्जुगेट बेस के थ्रू प्रोसीड करने के कारण ये रिएक्शन का पाथवे क्या होगा, डिफरेंट होगा। E2 से क्लोज रिसेम्बलेंस होते हुए भी इनमें डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान देना है। उसी को हमने लैंग्वेज में लिखा और इसी को हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया आपके सामने कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। इसको और प्रूफ को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि क्यों ऐसा किया कहा जा रहा है कि ये E1CB के ही थ्रू जाएगा, न कि E2 रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ऑल दो इनके बीच क्या है, स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को अगर हम इसी को हम एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ करें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने लिया सी, ठीक है, ये इसका हमने रिएक्शन किया CH3O CH3। ठीक है, मेथॉक्साइड आयन। अब इस मेथॉक्साइड आयन से रिएक्शन किया तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप फ्लोराइड आयन है। तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये होगा हमारा बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन पे ये हाइड्रोजन है तो हमने बोला हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि ये देखो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट से ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये इधर खींचेगा। यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस रिंग के साथ डिलोकलाइज होगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो ये स्टेबलाइज होगा। यानी कि ये हाइड्रोजन क्या है, हाईली एसिडिक। ठीक है, ये बात ध्यान दिया। और फर्स्ट स्टेप में देखो बेटा क्या होता है
कि जो बेस है ना, बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस प्रोटॉन को जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा कंडीशन जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो ये बना, ये सी एच है ही, यहाँ पे आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज, ये सी एफ एच और ये एच। ठीक है, अब देखो हमने ये ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट लिया था, तो ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट लोगे तो क्या होगा, ये देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने CH3OD लिया था, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, CH3O और D ड्यूटरेटेड है, इसको क्या करेगा, अपने पास एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ कंडीशन बनाएगा। देखो ये CDHC, मान लो H लिख दिया, H लिख दिया, यहाँ पे F लिख दिया। ठीक है, ये NO2, ये NO2, ये बन गया। अब ये ड्यूटरेटेड कंपाउंड मिला। ठीक है, अब ये ड्यूटरेटेड कंपाउंड मिला तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो CH3O माइनस बेस है, अब क्या करेगा, इस बीटा प्रोटॉन को फिर से खींचेगा। अब देखो ये भी अल्फा है ही, बीटा है ही, एज इट इज बना हुआ है। अब इस बीटा प्रोटॉन को फिर से स्ट्रेच करेगा। देखो यहाँ पे ये कंजुगेट बेस बना, ये ड्यूटेरियम बना, ड्यूटेरियम है ही, H H और ये F हो गया। यहाँ पे NO2, NO2 हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। ठीक है, जो कि रिवर्सिबल भी होगा। ये निगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये फ्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। उस केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो NO2, NO2, ये C हो गया, ये इसके साथ D अटैच है, ये कार्बन, ये H हो गया और ये H हो गया। यानी कि ड्यूटरेटेड प्रोडक्ट मिला। इससे ये प्रूफ हुआ कि जो रिएक्शन प्रोसीड हुआ था वो किसके थ्रू हुआ था, ये कंजुगेट बेस के थ्रू गया था, न कि E2 रिएक्शन। तो यही प्रूफ है E1 और E1 CV के रिएक्शन के मैकेनिज्म में। अगर हम वहां पे ड्यूटरेटेड चीज सॉल्वेंट का यूज करते हैं तो E2 में हमको ड्यूटरेटेड कंपाउंड नहीं मिलता है, सिंपल कंपाउंड मिलेगा, कोई एक्सचेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो रहा है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इस रिएक्शन का पाथवे है वो डिफरेंट है, किससे, E2 से। और दिस रिएक्शन इज पासेस थ्रू द कंजुगेट बेस फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज E1CB रिएक्शन। उसी को हम बोलते हैं कि क्या, इलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस रिएक्शन। इसको हमको ध्यान देना है। ठीक है, इस चीजों को हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, तो हेडिंग डालोगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ E1CB रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ E1CB रिएक्शन। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो E1CB के लिए सबस्ट्रेट है तो क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट
have highly acidic beta hydrogen along with presence of electron withdrawing group at that beta carbon इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट दैट बीटा कार्बन, उस बीटा कार्बन क्या होना चाहिए, हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करें अगर एल्किल हैलाइड्स की सबस्ट्रेट में, ठीक है, सबस्ट्रेट है हाईली एसिडिक बीटा हाइड्रोजन along with presence of electron withdrawing group at that beta carbon। सेकेंड पॉइंट अगर बात करो, ए पुअर लिविंग ग्रुप, a poor living group present at अल्फा कार्बन, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए क्या, अल्फा कार्बन पे, ठीक। तो हम अगर बात करें एल्किल हैलाइड्स की, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है, मान लो ये है H है, H है, क्लोरीन है, ये C F H H है, ठीक है। तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये हो गया। इस टाइप का अगर होगा तब शो करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे वही हमें एग्जांपल दिया, Cl हो, Cl हो, ठीक है, H हो, ये C F हो, F हो, H हो, ये है। फिर तीसरा अगर हम बात करें तो तीनों, ये Cl C H, ये क्या हो गया, Cl C F F F, ठीक। तो देख रहे हो क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या आ रहा है, बढ़ते जा रहा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर ये होगा, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस इस दो क्लोरीन के थ्रू और दो एफ के थ्रू, यहाँ पे कॉन्जुगेट दो क्लोरीन 3F, यहाँ पे देखोगे ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन के थ्रू स्टेबलाइज होगा। तो ये है हमारा ऑर्डर एल्किल फ्लोराइड्स। अगर उसी तरह अगर हम बात करें इस केस में, देखो CH2F हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया। इस केस में अगर देखो नेक्स्ट स्टेप में, ये इसका माइनस का इफेक्ट होगा, अगर यहाँ पे लगा दो CH2F, ये भी शो करेगा। देखो यहाँ पे, ये देखो ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, यहाँ पे ये भी देखो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, उसी तरह ये लिविंग ग्रुप है, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। तो ये बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन से क्या है, माइनस का इफेक्ट शो करेगा ये, तो एक ये हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर सबस्ट्रेट हमारा कुछ इस टाइप से है, ये CH2F, ये NO2, ये NO2, ये है। नेक्स्ट हमारा अगर सबस्ट्रेट की बात करो, CH2F, यहाँ NO2 लगा दो, यहाँ NO2 लगा दो। उसी तरह अगर नेक्स्ट सबस्ट्रेट की अगर बात करो तो यहाँ NO2 लगा दो, यहाँ NO2 लगा दो, ये है CH2 CHF, ये लगा दो। देख रहे हो
यहाँ पे क्या है, माइनस का इफेक्ट इसका है, यहाँ पे माइनस का इफेक्ट ये भी है, इसका भी है। यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है और स्ट्रांगली, यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप है और स्ट्रांगली। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो हुआ क्या, एल्किल हैलाइड्स के केस में। उसी तरह अदर भी सबस्ट्रेट हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको छाप लो। अदर हैलाइड्स में देखो, अब यहाँ पे लिख सकते हो क्या, बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, ये देखो ये सबस्ट्रेट है, ये है। ठीक है, ये क्या है, बीटा हेलो कीटोन। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, बीटा हेलो कीटोन, ये भी शो करेगा। देखो यहाँ पे ये है हमारा अल्फा कार्बन। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये हमारा क्या है, एक्स लिविंग ग्रुप है, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। तो यहाँ पे थोड़ा देखो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इस कार्बन को बोलेंगे, इस ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया कीटोन। इस कीटोन से जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन। ठीक है, और ये क्या है, बीटा कार्बन सेकंड वाला। तो बीटा हेलो कीटोन, तो बीटा हेलो कीटोन हुआ, तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ, हाईली एसिडिक, ड्यू टू कार्बोनिल का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है। तो कार्बोनाइल का माइनस का इफेक्ट होने के कारण ये हाईली एसिडिक प्रोटॉन हो गया। ये प्रोटॉन क्या हुआ, हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। तो ये भी शो करेगा। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो ये है हमारे पास कुछ इस टाइप से, आर सी एच सी एल सी एच टू एफ, तो ये अल्फा कार्बन लिविंग ग्रुप हो गया। ये बीटा कार्बन, ये देखो माइनस का इफेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा, ये नेगेटिव चार्ज या कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वो क्या होगा, इसके माइनस का इफेक्ट से हाईली स्टेबलाइज होगा। तो ये भी क्या करेगा, ये भी हमको E1CP रिएक्शन देगा। उसी तरह अगर बात करो इसके रिस्पेक्ट में, तो ये देखो आर, ये भी क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा, ये एल्डोल इसको बोलते हैं, तो ये भी रिएक्शन देगा। हाईली एसिडिक प्रोटॉन है यहाँ पे भी, तो ये भी बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन देगा। इसको बोलते हैं एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। इस प्रोडक्ट बनता है एल्डोल, ये भी हमारा क्या होगा, E1CP रिएक्शन देगा। तो इस तरह के सबस्ट्रेट जिस पर देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है इसके रिस्पेक्ट में। ये लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप से अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन, उसके जस्ट वाले को बीटा कार्बन। यहाँ पे देख रहे हो कि ये बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है। ये इसके रिस्पेक्ट में जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और ये बीटा कार्बन, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है लिविंग ग्रुप है, वो किस पर है, बीटा पे है। ठीक, ये भी एक E1CP का ही एग्जाम्पल होगा। तो हम जब रिएक्शन पे आएंगे तो उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। उसी तरह अगर मान लो तुम्हारा ये दिया हुआ है, पीएच है, एक्स लिविंग ग्रुप दिया हुआ है, ये एक्स क्या है, सॉरी, लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये देखो ये अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये हाईली एसिडिक प्रोटॉन। तो बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो इस तरह के सबस्ट्रेट जो हैं वो क्या शो करते हैं, क्या, E1CP रिएक्शन। तुम देख रहे हो कि जो हमारा प्रोटॉन है क्या है, हाईली एसिडिक होना चाहिए, तभी कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक, ये तो था क्या, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ बेस।
सेकंड होगा क्या, नेचर ऑफ बेस। बेस का नेचर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक यहां से लिखोगे लाइक E2 रिएक्शन a strong base also favor E1CV reaction। Like E2 reaction, a strong base also favor E1CV reaction। यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो मैं बताया हूँ E2 रिएक्शन में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। जैसे सपोज करो हमारा CH3O माइनस है, ठीक है। फिर उसी तरह मेथॉक्साइड हो गया, उसी तरह हमारा इथोऑक्साइड आयन हो गया, ठीक है। CH3I हो गया, ठीक है। उसी तरह NaNH2 सोडा एमाइड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। OH माइनस हो गया यानी अल्कोहलिक, KOH हो गया, NaOH हो गया, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेंगे, E1CV रिएक्शन को फेवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप फेवर E1CV reaction because poor living group, poor living group, poor living group help to formation of conjugate base, conjugate base। जो पुअर लिविंग ग्रुप होगा वो कंजुगेट बेस बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि वो जब जाएगा नहीं तो बीटा प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव चार्ज उसी पे रिसाइड करेगा, कार्बोनाइन बनाएगा। इसलिए पुअर लिविंग ग्रुप में अगर हम बात करें तो फ्लोराइड्स, फिर उसके बाद क्या होता है, क्लोराइड्स, फिर ब्रोमाइड्स एंड देन आयोडाइड। अगर लिविंग ग्रुप की बात करेंगे पुअर लिविंग ग्रुप, तो सबसे कम लिविंग एबिलिटी फ्लोराइड्स का, क्लोराइड्स का, ब्रोमाइड्स का, आयोडाइड्स का। अगर पुअर लिविंग की बात करो तो फ्लोराइड्स हो गया, हमारे पास साइनाइड हो गया, ठीक है, OH माइनस हो गया, फिनॉक्साइड हो गया। ये सब क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये जल्दी निकल के जाते नहीं है। पुअर लिविंग ग्रुप क्यों है कि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है क्या है, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ तो लीव करके जाना नहीं चाहेगा, उसलिए इसकी लिविंग एबिलिटी क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है, ठीक है।